बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उनसुल्लाह मलिक। फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। 8 से 9 आपने पाकिस्तान डिबेट में इकानमी के हवाले से और टैक्सेस के निज़ाम और ख़ास तौर पर किसानों के मसाइल पर भी हमने बातचीत की। वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं ताकि अब इस सेगमेंट के अंदर पूरे इस 1 घंटे की डिबेट में हम आपके सामने रख सकें कि बजट कितना मुश्किल होगा, मुश्किलात जो आपको फेस करनी पड़ेंगी कितनी करनी पड़ेंगी, रिलीफ के इम्कानात कितने हैं। और तजावीज़ सर सबसे अहम ज़रूरी है क्योंकि हर सेक्टर की नुमाइंदगी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ताजिरों की नुमाइंदगी मौजूद है। ताजिर जिस तरीके से रो रहे हैं आज, वो जिस तरीके से वो मुतालबा कर रहे हैं सर, बिजली की कीमतों की बात हो रही है, एग्रीकल्चर इमरजेंसी का मुतालबा भी किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, तो इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, अतीक मीर साहब की तरफ मैं पहले आ जाता हूँ थोड़ा सा कि जो ताजर जो है वो गंदम ले जाता है, वो स्टॉक कर लेता है। बाज़ लोग कहते हैं मुनाफा तो ताजर कमा लेता है, काश्तकार भी मर रहा है और आम जो सारफ है वो भी। बिल्कुल ऐसे ही है अतीक मीर साहब। जब बात करें, जाहिर है कि बहुत सारे डोमेन आपके बनते हैं ना, क्योंकि आप कराची के तमाम ही ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं। तो सर ये भी तो मामला है ना, ताजरों के ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगता है कि वो भी काश्तकार का इस्तेहसाल करते हैं। तो खालिद खोकर साहब की गुफ्तगू से एक इस्तेहसाली इल्ज़ाम जो है वो ताजर के ऊपर भी आता है। और फिर टैक्सेशन की तरफ ज़रा अनवर काशिफ साहब से हम करेंगे। तो सर ये जो फूड इन्फ्लेशन है, इसमें ताजर का क्या रोल होता है सर? में भी इंपोर्ट करे, कोई पॉलिसी ना हो तो वहाँ कोई किसी के लिए क्या कर सकता है। हमने तो 2 रोटियां खानी होती हैं। हम ताजरों की हिमायत तो कर सकते हैं, हम ये किसानों की हिमायत तो कर सकते हैं, इज़हार हमदर्दी कर सकते हैं, लेकिन हम वो माफियाज तो नहीं है जो अनाज के ऊपर हम सियासत करें। इस मुल्क में अनाज पर जो सियासत हुई है, मैं तो कहता हूँ कि ये एक शनाख्त रह गई थी। एग्री बेस मुल्क का एक स्टेटस था जो 70-80%, उसको भी तबाह कर रहे हैं ये लोग। तो अब आखिर ये कौन लोग इस मुल्क को चला रहे हैं, ये क्या पॉलिसियाँ लेके आ रहे हैं? मैं इनकी बातों से मुत्तफिक हूँ, मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, इज़हार हमदर्दी है मुझे भी इनसे। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो इस मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि इन्होंने धूप सेंची है, इन्होंने फसलों को की आबियारी की है, उसे खाद दी है, उस पर हल चलाया है, उसके बाद ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हमें रोटी खिलाने वाला खुद फाका किसी का शिकार हो तो शर्म का मुकाम है कि समंदर में प्यासा यानी प्यास से मर जाने वाली बात है। आप देखिए, अभी अनवर साहब ने बात की बरतानिया में जी वैट है 22% है, फलाना है। और भाई आप किसको किससे मिला रहे हैं? जहाँ GDP 0 है, वहाँ GDP 10 से ऊपर है, या इन्फ्लेशन 40 से ऊपर है, वहाँ इन्फ्लेशन जो है 20-22% है। आप देखें वैट देने वालों को जो सहूलतें तो देखें, उनके बच्चे फ्री तालीम हासिल करते हैं। बरतानिया में बेरोज़गारी अलाउंस की सहूलत है। बरतानिया में बिजली पाकिस्तान से सस्ती है, ये 65 रुपये का यूनिट है। फिर जो सबसे बड़ी बात, इलाज मुआलजे में हर घर का एक बड़ा बजट चला जाता है। बरतानिया में ये सब मुफ्त है। आप ये 2 सहूलतें हमें मुफ्त दे दें, चले हमसे 22 की बजाय 25% ले लें, लेकिन एक तरफ का दरिया बह रहा है। ये सारी नदियां वो कहते हैं आप टैक्स देंगे तो सहूलियात दी जाएंगी ना। आप टैक्स ही नहीं, अगर हम देंगे हुकूमत सहूलियात देगी। सहूलियात क्या होगी? हम जो टैक्स देंगे, अभी देखें ये कितना बड़ा, मैं आपको ये इस तरफ शायद कम लोगों की तवज्जो हो, कितना बड़ा अजाब है, कितनी हौलनाक बात है। हम जितना भी रिवेन्यू दे दें, जितने भी महसूलात इकट्ठे हों, उसकी एक ही मंजिल है, IMF के सूद की किस्त, जिसका इनाम हुकूमतों को कर्ज की सूरत में मिलता है। जब वो कर्ज मिल जाता है तो कर्जों का हजम बढ़ जाता है। जब कर्जों का हजम बढ़ता है तो सूद की भी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये एक सर्कल तबाही का चल रहा है, जिसमें हुकूमत चाहती है कि सिर्फ अवाम से हम सारी कुर्बानियाँ लें। हम किसी मुल्क में किसी बादशाह के बच्चे की खतना भी होती है, ये मिठाई का डिब्बा उठाते हैं, 40 लोग लेके पहुंच जाते हैं। ये कितनी अय्याशियाँ, अपनी अय्याशियाँ कम करें। 2-2, 3-3 हज़ार यूनिट के मुफ्त सहूलतें बंद करें। ये पेट्रोल की मुफ्त जो सहूलतें, इसको बंद करें। आखिर हुक्मरान कब ये कुर्बानी देगा और वो ये अपने अमल से साबित करेगा कि मुल्क बहरान में है? ये जिस तरह अपने लिए मुराद उठाते हैं, आवाम को उसका 10% भी दे दे तो मैं समझता हूँ हर आदमी खुशी से टैक्स भी देगा,
हर आदमी हुकूमत की हिमायत भी करेगा और हर आदमी ये बिजली चोरी के मामला देखे, एक सर्कल में फंस गया लोग, 60-65 रुपए यूनिट है, वो पूरी बस्ती कुंडे लगाती है, वो क्या करें, बिजली चाहिए उन्हें। अब 12-12 15-15 घंटे की फिर लोड शेडिंग की जाती है। मार्केटें इस वक्त देखें सख्ते सुकूत की हालत है, जमूद तारी है, कसाद बाजारी है, मंदी है, हौलनाक चेहरे हैं मार्केटों में। रातों के जगत है कि जी वो बिजली नहीं थी तो रातों से जागे हुए हैं। तो ये सिलसिला एक तरफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए इतनी बड़ी काबीना, इतने सारे औबाश याश, ये हाथी पालने की जरूरत क्या है? वैसे अतीक मीर साहब, लोगों ने भी ये एक ज़िमनी सवाल है, कराची की इस वक्त जो मार्केट्स हैं उसमें लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? क्योंकि मुल्क के दीगर इलाकों में तो इतलात है, लेकिन कराची में मेरा ख्याल है कि निस्बतन बेहतर नहीं है। 8-10 घंटे लोड शेडिंग है। इस वक्त भी मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, मेरी मार्केट की 150 में से 100 से ज्यादा दुकानें अंधेरे में हैं। ये मैं लाइटें जला के आपसे बात कर रहा हूँ, आपके कैमरामैन। तो ये जब लाइट नहीं होती और घर पारा फिर जो टेम्परेचर है वो 40 से तजावुज कर जाए और फिर पानी भी नहीं है शहर के अंदर, तो क्या सूरत हाल होगी? लोग घरों से नहीं निकलते। आज मैं ऐसे दुकानदार हर मार्केट में बता सकता हूँ जिन्होंने एक हफ्ता एक पैसे की सेल नहीं की, उनके चेहरों पे इस वक्त हवाइयाँ उड़ रही हैं। हर आदमी देखें, हर कोई को इतना पुख्ता ईमान का नहीं होता, लोग परेशान है कि क्या होगा हमारे फ्यूचर का। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिसी हुकूमत की कामयाब नहीं हो सकती, बल्कि एक्सेप्ट नहीं हो सकती। जेब में अपने लिए कुछ होता है तो आदमी उसमें से टैक्स देता है। और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैंने आपसे बात की है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ने तो हमारा खून तक निचोड़ लिया है। बाकी डायरेक्ट टैक्सेस है, मैं लोगों से फिर भी कहता हूँ फाइलर बने, और हुकूमत से मैं कहता हूँ कि अगर फाइलर और नॉन फाइलर के अंदर कुछ तखसीस होनी चाहिए। हमें ये पता हो कि हम फाइलर हैं तो हमें क्या सहूलतें हैं, नॉन फाइलर को परेशानी क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉन फाइलर्स हैं हर तरह के मजे में है। बिल्कुल ठीक है। तो मुजरिमों का के लिए हर तरह की पनाह है। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं अतीक मीर साहब से जरा बजट की तजावीज़ मैं वापस आता हूं। सर, हम प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है, हमने मजीद अभी कुछ चीज़ें अतीक मीर साहब से, मैं कहता हूं अनवर काशिफ साहब से इस पे शुक्रिया अदा करना है मैंने अतीक मीर साहब का। तो उससे पहले मैं चाहा था कि बजट के ऊपर अगर थोड़ा सा उनसे गुफ्तगू कर लें। मीर साहब, चूँकि हम प्रोग्राम का थोड़ा सा फॉर्मेट इस तरह का है कि हम डिबेट में मुख्तलिफ लोग शामिल होते आते हैं, तो आपसे शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन एक आखिरी जो है वो सवाल का अगर आप कमेंट करते जाएँ। सर, बजट में कराची के ताजरों को, जो मुल्क का सनती इंजन है, तरक्की का इंजन है, मईशत का इंजन है, क्या तवक्कात है, क्या समझते हैं कि किस हद तक जो है वो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए रिलीफ दिया जा सकता है? देखिए, इस वक्त तो बोझ तकसीम करना है, यानी जो एक तबके का बोझ है दूसरे पे कन्वर्ट करता है। मैं समझता हूँ इस वक्त कराची के ताजरों को जब तिजारती ज़िंदगी मिलेगी, इनके कारोबार बहाल होंगे, इन्हें सस्ती बिजली मिलेगी, इन्हें लोड शेडिंग से आज़ाद कर देंगे, इन्हें आप पानी दे देंगे, इन्हें मुनसिफाना टैक्स सिस्टम दे देंगे। अगर बजट में आप इतना भी कर लें तो कराची का टैक्स कल्चर, जो मुझे फ़ख्र है कराची का ताजिर होने पर कि पूरे मुल्क में कराची सबसे ज़्यादा टैक्स भी देता है और सबसे ज़्यादा टैक्स कल्चर है। कराची के ताजिर ने कभी ये नारा नहीं लगाया कि टैक्स नहीं देंगे। देखिए, मुख्तलिफ शहरों से ये आवाज़ उठती है। तो इसलिए आप अब भी कराची के ताजिर की एक ऑफ़र और है, आप हमारे साथ बैठें, मुनसिफाना टैक्स पॉलिसी बनाएं, काबिल अमल हो, काबिल कबूल हो, काबिल बर्दाश्त हो। तो फिर देखिए आपका बजट भी बेहतरीन होगा, कराची की तिजारती ज़िंदगी बहाल हो जाएगी, मुल्क को मज़ीद बेहतर से बेहतर रिवेन्यू मिल सकेगा। बिल्कुल ठीक। अनवर काशिफ साहब, बहुत से सवालात आपके सामने रखने हैं, मैंने जो खालिद खोकर साहब ने सवालात उठाए, लेकिन पहले ये बताइएगा कि स्पोर्ट प्राइस की जो बात की जाती है, स्पोर्ट प्राइस क्या होनी चाहिए? हिंदुस्तान में स्पोर्ट प्राइस है हमारे यहाँ, क्योंकि एक वजह यह भी बयान की जाती है कि हुकूमत जो है स्पोर्ट प्राइस अगर मुकर्रर करती है तो उससे रेगुलेट हो जाती चीज़ें। अगर हुकूमत रेगुलेट ना करे, रेगुलेशन से करप्शन बढ़ती है। अगर गंदम को आज़ाद छोड़ दिया जाए, अगर आप कपास को आज़ाद छोड़ दिया जाए, जिस तरीके से आलू दीगर फसलें जो होती हैं आज़ाद होती हैं, तो उससे जो है मुकाबले की फ़ज़ा होगी, कीमतें नीचे आएंगी, किसान को प्रॉपर उसकी कीमत मिल जाएगी। दूसरी तरफ ज़री टैक्स का जो मुतालबा है,
ये जायज़ तो है, लेकिन कैसे, जो खालिद खोखर साहब बात कर रहे हैं। सर अनवर साहब, सर सिर्फ एक तअत्तुल में ज़रा अतीक मीर साहब, सर आपका शुक्रिया सर, हम प्रोग्राम में आगे की तरफ जो है वो, क्योंकि डिबेट है, एक तवील सिलसिला है, आपका शुक्रिया सर, आपने कराची के ताजरों की गुफ्तगू भी रखी और टैक्सेशन के मामला पे भी किया। सर अनवर काशिफ साहब, सर मलिक साहब के सवाल का काइंडली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। भाई साहब, बेसिकली देखें, जो हमारे दोस्त किसान इत्तेहाद के खालिद खोखर साहब ने बात की ना, देखिए इसमें 3 सेगमेंट्स इन्वॉल्व हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। एक ज़मींदार है, एक किसान है जो काश्तकार है, और एक ताजिर है। ये 3 सेगमेंट है इस पूरे सप्लाई चेन में। तो जहाँ तक आपने जो सवाल को है रेगुलेट करने का, देखिए रेगुलेशन जहाँ भी होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी की विश और विल आ जाती है, वो कोई किसी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कंप्रोमाइज़ आ जाता है। तो इसीलिए हमेशा जहाँ पे भी अच्छी मार्केट्स होती हैं वहाँ ओपन मार्केट होती हैं, ताकि कॉम्पिटिटिव रहे और हर आदमी को, किसी को भी ये कहने का मौका ना मिले कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई है। पहली बात तो ये मेरे हिसाब से तो ओपन होना चाहिए। दूसरी बात जो हमारे मतलब लोगों ने कही वो ये कि ताजिर को रिटायरमेंट नहीं मिलती, ताजिर को, देखिए दुनिया में मैं बताना जो चाह रहा हूँ, जो मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, दुनिया में आपको रिटायरमेंट सिर्फ जजेस की या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की नहीं है। दुनिया में वेलफेयर जो है ना 60-65 के बाद जहाँ पे टैक्स का निज़ाम अच्छा है वहाँ हर आदमी को दी जाती है वो रिटायरमेंट, वो अपनी एक एज के बाद उनका एक सिस्टम है पूरा दिया जाता है। इशू जो है जो हमारे लोगों ने बात की, अब कोविड-19 आया, यूके में उन्होंने 8,000 पाउंड हर शहरी को दिया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, इस पर टैक्स जो है ना आपने देना है। आपको हम इस वक्त आप प्रॉब्लम में हैं, हम आपको ये देना, टैक्स देना है, लेकिन टैक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर आप टैक्स नहीं देंगे, अभी बात की हमारे बुजुर्ग अतीक मीर साहब ने, उन्होंने कहा कि IMF के पास हम क्यों जाते हैं? हम इसलिए कि हम टैक्स निज़ाम को सही तौर पे वज़ा नहीं कर सके, लगा नहीं सके। अब इनको प्रॉब्लम जो मसाइल हैं इनके कि बिजली नहीं है, कारोबार नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ आप एक सर्वे करें और उन ताजरों को, जिन ताजरों जो कराची में रहते हैं और जो कराची से बाहर रहते हैं, जो पाकिस्तान में, उनकी सर्वे करके उनकी अपनी पर्सनल लाइफ देखेंगे वहाँ पे, क्या उनके पास ऐसा लगता है कि आपको कारोबार नहीं है? ऐसा नहीं है सर, ये ऐसा नहीं है। देखिए हमें इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, इस वक्त एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। अल्लाह ना करे हम, मेरे मुंह में खाक, लेकिन हमें ये बात अगर आज हम नहीं समझेंगे, ये सच हम नहीं बोलेंगे, कि हमें जब तक देखें ये साइकिल पूरी नहीं होगी। आप बिल्कुल सवाल करें उनसे जो 1 किलो मिठाई लेके 40 लोग लेके जाते हैं, लेकिन आप सवाल क्यों नहीं करते? इसलिए कि आप टैक्स नहीं देते। जैसे आपने फरमाया कि सैलरी वाला जो है पूरा टैक्स देता है, वो भी वही चीज़ वहाँ खरीद रहा होता है, तो वो भी तो इस सोसाइटी का हिस्सा है ना। वो भी अपने मीन्स में गुजारा कर रहे होते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयर उनकी पेमेंट देने से पहले टैक्स काट लेता है उनका। तो ये जो पाकिस्तान को सब्सिडी, रिबेट, इससे आगे निकलना होगा। देखिए आप उसमें कम टैक्स लगाएं, आप रिड्यूस टैक्स लगाएं, कोई बात नहीं, लेकिन फ्री कोई बिजनेस नहीं चलता। अब आप एक्सपोर्ट देख लें पाकिस्तान की, इतने सालों से ये है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट जो है उस पर टैक्स नहीं लगे, उसको बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज करें आप, और इंसेंटिवाइज। अब आपके पड़ोसी मुल्क जो हैं, हम उनकी रेस में भी नहीं हैं। सलाही साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जो है वक्त देने के लिए। आप हमेशा मेहरबानी फरमाते हैं, इस नेशनल डिबेट में ज़रूर शरीक होते हैं। अनवर काशिफ साहब, जो बात अभी खालिद खोखर साहब ने की थी कि अगर हमारे हमसाए मुल्क में जो 800 रुपये की यूरिया अगर मिले और हमारे यहाँ 5,000 रुपये की, तो आपकी कास्ट तो बढ़ जाएगी ना। फिर ताजर उसको मैच कैसे कर पाएगा अपनी इनपुट महंगी लेके, अपनी फसल को सस्ता बेच के? देखिए इशू ये जो बात हो रही है इस पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि ये जो बात कह रहे हैं कि वहाँ पे 800 रुपये, एक तो हमारा डॉलर कन्वर्जन रेट जो है ना वो हमें मार रहा है, वो हिट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट हमें हिट कर रहा है, वो बातें अपनी जगह हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले हालात सही थे, उस पर भी टैक्स एक्सचेकर को पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरा पॉइंट ये है कि वो चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जो है ना वो अपनी जगह, उसको लेना चाहिए। पैसा जो है ट्रिकल डाउन करे एक्सचेकर में। अब हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। हर प्रोविंस में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, हर प्रोविंस में है, लेकिन वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं है। उनको पता ही नहीं है कितनी ज़मीनें हैं जिसमें कल्टीवेशन होती है, कितनी ज़मीनें हैं जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती। उनको पर इंडेक्स प्रोडक्शन पे टैक्स लगाना चाहिए, उन्होंने एक इनकम का एक स्लैब दे दिया, उस पर टैक्स लगता है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप ख़ास तौर पे छोड़ देते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है कि टैक्स आएगा तो कोई फर्क। आप कहते हैं हमें हुकूमत चलानी है, हम IMF के पास चले जाएंगे, हमें हुकूमत चलानी है, हम चाइना के पास चले जाएंगे। हमारी एक वो जो अंदर की अपनी एक होती है ना कि इज्जत नफ्स, वो ख़त्म हो गई है। हम जो हैं वो हम अपने घर में
कर्जा लेके अगर हम गुजारा करना शुरू पसंद करने लगे हैं तो इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं रह गई है। बिकॉज मैं आप हर आदमी कहता है मुझसे टैक्स नहीं लो, दूसरे से बात करो। बिल्कुल। या पाकिस्तान डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ, कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और पाकिस्तान डिबेट में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान डिबेट के अंदर बड़ी अहम बहस चल रही है। आबिद कयूम सुलेरी साहब को भी सर शामिल गुफ्तगू करते हैं। खोकर साहब आपकी तरफ भी मैं आऊँगा। आबिद साहब, 295 रुपए का डॉलर रेट, अभी डॉलर रेट की बात की अनवर काशिफ साहब ने कि वो हमें मार रहा है, करेंसी कन्वर्जन हमें मार रही है, तो हुकूमत ने एक्सपेक्टेड 295 रुपए का रेट जो है वो उसके हिसाब से अगले माली साल का बजट बनाना है। तो सर सूरत-ए-हाल ख़राब नहीं हो जाएगी, बहुत महंगाई बढ़ नहीं जाएगी इससे? देखिए, डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में डिमांड सप्लाई के मुताबिक उसमें उतार चढ़ाव आएगा, और अगर ये उसमें 10-20 रुपए का पूरे साल में एवरेज फर्क पड़ता है तो शायद कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। मसला वहाँ पे आता है यहाँ पे अनप्रडिक्टेबल हो जाए, जैसा कि पिछले सितंबर में था, और रातों रात आप जब सुबह जो है वो करेंसी मार्केट खुले तो उसमें 10 रुपए या ऊपर जा चुका हो या नीचे आ चुका हो, तो वहाँ पे आके असल मार पड़ती है। ये तो एक्सपेक्टेड है कि जब हम इम्पोर्ट्स जो हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन ईजी करेंगे, जब ये बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है जो कि तवक्को है कि 22 से 20% पे आ जाएगा, तो वो नीचे होगा, लोगों में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। और इसमें एक जो तीसरा फैक्टर है, स्टेट बैंक की एक प्री रिक्विजिट IMF के प्रोग्राम के लिए कि उसने अपने नेट फॉरेन रिजर्व जो है उनको उनमें इजाफा करना है, यानी आम जुबान में उन्होंने कमर्शियल बैंक से डॉलर बाई करने हैं। तो जब स्टेट बैंक बाई करता है तो जाहिर है कि उसकी डिमांड बढ़ती है, थोड़ा सा डॉलर का रेट ऊपर जाता है, रुपए का रेट नीचे गिरता है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपका 300 रुपए पे टोटल 20 रुपए उसमें फ़र्क पड़ रहा है पूरे साल में, तो ये बड़ा नेग्लिजिबल सा फ़र्क है, ये 1% का फ़र्क, तो वो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। खालिद खोकर साहब से सर बजट तजावीज़ लें, फिर हमने थोड़ा सा आगे की तरफ चलना है, मज़ीद मेहमान भी शामिल होंगे। खोकर साहब, एक आखिरी चीज़ के ऊपर भी रोशनी डाल दीजिएगा। सर, बजट में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इस हुकूमत से? क्या रिलीफ आपको दिया जा सकता है, क्या रिलीफ मुमकिन है IMF के उस प्रोग्राम में रहते हुए कि जो ज़ाहिर है कि जून जुलाई में शुरू हो जाएगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत सारे काम करेगी? गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, फिर यूरिया के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, बिजली की कीमत पहले ही बढ़ी है, मज़ीद भी बढ़ सकती है, तो सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको किसानों को रिलीफ कहाँ पर मिल सकेगा? जी बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह माहिर मौशद आबिद सुलेरी साहब बैठे हैं, एग्रीकल्चर को खूब समझते हैं। सर, यूक्रेन वार की वजह से और कोरोना की वजह से हमारी जो कमोडिटीज के रेट ऊपर गए और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई। अब जब कोरोना का वो असर खत्म हो गया, अब हमारी जो कमोडिटीज के रेट बहुत नीचे आ गए, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे नहीं आई। तो इसलिए हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इस वक्त कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कम ना किया गया तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर फिजिबल नहीं रहेगी इस वक्त। अभी आपने यूरिया की बात की, यूरिया का इस वक्त जो कंट्रोल रेट है वो 4400, 4600, 2-3 रेट है जी पाकिस्तान में कंट्रोल रेट, जो कि बहुत ही गलत बात है, एक रेट होना चाहिए। इस वक्त यूरिया मैक्सिमम मैं समझता हूँ 3500 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो फिजिबल नहीं है हमारे लिए। एक दूसरा, कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा कि हमारे ऊपर अब इनपुट्स के ऊपर GST लगाई जा रही है। अगर खुदा ना खास्ता GST 18% लगती है तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 26-27% का आएगा। वो काश्तकारी ज़राअत फिर फिजिबल नहीं है बिल्कुल, फिर पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर मुमकिन ही नहीं है कि हम लोग ज़राअत कर सके, क्योंकि हमें ऑलरेडी 2-3 फसलों में बहुत बड़ा धचका लग चुका है। हमने नुकसान किया जी कपास में तकरीबन 200 अरब रुपए का, हमने मक्की में 150 अरब का नुकसान किया है, और हमने जो गंदम में 650 अरब का हमारा नुकसान हुआ है। बिल्कुल ठीक है खोकर साहब, आपका अगर हमारी सर थोड़ी सुनना जी 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 इस वक्त देखें ना, दुनिया में प्लानिंग होती है 25-25 साल की। हमारी यूरिया की प्लानिंग क्या होती है जी? इसको एक हफ्ता गैस दे दे, इसको 10 दिन दे दे, इसको महीना दे दे, ऐसे काम नहीं चलेगा जी। हमें 10 साल के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। हमारे लिए बैसे शर्म है जी कि हमने 1.5 साल पहले 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो मुल्क दिया जिसमें चारों मौसम है, दरिया है, समंदर है, पहाड़ है, मैदानी इलाका है, कराची से लेकर पेशावर तक, रेगिस्तान है, चूलिस्तान है, रोही है, हर चीज हमारे पास है, लेकिन एक विल नहीं है। इसलिए इस वक्त ज़राई इमरजेंसी का नफाज इंतहाई जरूरी है, और बजट में ज़राअत को मराद देना इंतहाई जरूरी है ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके। और दूसरी बात यह कि एक बात होती है एक्सपोर्ट प्राइस की, अगर अगले साल बेशक हुकूमत निकल गई है गंदम, हमें कोई एतराज नहीं अगले साल के लिए। इस साल क्योंकि हुकूमत की हमारे साथ कमिटमेंट थी
उसके तहत काश करवाया था, हुकूमत का खरीदना फर्ज बनता था, जो हमारे साथ ज्यादती हुई है। फिर खसूसा उस इंक्वायरी में बहुत बड़ी ज्यादती, मैं आपको खबर देता चलूं, आपके इल्म में होना चाहिए मलिक साहब, जो इंक्वायरी हुई है उसके टीओआर पड़े, आंखों में धूल झोंकी गई है। वो टीओआर ये है कि फरवरी से आगे देखें, इंक्वायरी करें, फरवरी से पीछे नहीं जा सकते। जहां पे ये ओपन जो किया गया था, उसको कैप नहीं किया गया था, हद मुकर्रर नहीं की थी, वो तो की गई थी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। अच्छा। उसको छोड़ दिया गया। चल फरवरी से आगे देखें, ये हकीकत है जी। ये पूरी कौम की आंखों में धूल झोंकी गई है। और यकीन कर ले, मैं काश्तकारों के जज्बात का लफ्जों में यहाँ तक नहीं बता सकता, काश्तकार बहुत ज्यादा तकलीफ में है सर, बहुत ज्यादा। और इस वक्त काश्तकार इतने परेशान है जिसकी कोई इंतहा नहीं। सर मुझे नहीं लग रहा कि हम अगली फसल पे खर्च कर सके। 30% कपास में कमी आ गई है, और अगर खर्च नहीं करेंगे तो इसका बहुत बुरा रिजल्ट आएगा इसी कपास पे। और अगले साल के लिए मैं खबर देके जा रहा हूँ सर कि 40% गंदम की काश्त में कमी आएगी सर। 40%, ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता सर। मुझे मलिक साहब एक चीज देखें, 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, और पाकिस्तान में इस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जिस सेक्टर से आप 15 से 20 हजार अरब की प्रोड्यूस ले रहे हैं, वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, रिसर्च पे क्या इन्वेस्टमेंट है, मार्केटिंग मैकेनिज्म क्या है? बिल्कुल ठीक है खोकर साहब, कहीं भी तहफ़्फ़ुज़ है पाकिस्तान में? खोकर साहब खोकर साहब शुक्रिया सर अदा करेंगे। डॉक्टर खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया सर, आपको भी डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं। आबिद सुलेरी साहब की तरफ सर मैं जाना चाहता, खोकर साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, उससे कुछ सवाल सुलेरी साहब के सामने वही रखना है मैंने कि डॉक्टर साहब जो अभी बात खोकर साहब कर रहे थे कि हमारा काश्तकार मर रहा है, गंदम 40% कम काश्त होगी, तो फिर आप अपनी खुराक की ज़रूरियात पूरी कैसे करेंगे? फिर कपास की सूरत हाल, एक एग्रीकल्चर मुल्क आज जिस सूरत हाल से दो चार है, हम इंक्वायरीज़ की बात करते हैं, इंक्वायरीज़ होती हैं, नतीजा कुछ निकलता नहीं है। क्या एमरजेंसी लगानी चाहिए जिसका तज़किरा कर रहे हैं खालिद खोकर साहब? मुत्तफिक हूँ। ये जो गंदम का है, ये तो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट हुई है। अच्छा। आपको याद होगा हम मीडिया में बताते रहे थे कि एसडीपीआई ने एक फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड बना के दिया था मिनिस्ट्री को, जो कि ज़िले लेवल पे जो स्टॉक की पोजीशन थी, जो डिमांड होती थी, उसकी कीमत, और इवन अगर इंपोर्ट हो रही है तो उसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है, फ्लोर मिल के पास कितनी गंदम पड़ी है, ये हर चीज़ जो है उसमें चीफ सेक्रेटरी साहबान की ज़ेर निगरानी अपडेट हो रही थी। और ये हमने एक प्रो बोनो बेसिस पे मिनिस्ट्री को फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड बना के दिया था। अचानक उसका इस्तेमाल जो है वो ख़त्म कर दिया गया, जो भी उसकी रीज़न हुई मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन बेस्ड आपके डिसीजन होते तो जिस तरीके से इंपोर्ट की गई है और पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन को इग्नोर करके और उसकी टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग को इग्नोर करके जो इंपोर्ट की गई, शायद उस चीज़ से बचा जा सकता था। अब जाहिर है कि इस साल हुकूमत की कमिटमेंट थी कि वो उसने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की हुई थी पहले, या तो वो उनके मौसम से पहले, खरीफ से पहले वो बता देती, रबी से पहले, कि जी अगले साल में कोई भी जो है सपोर्ट प्राइस नहीं होगी। काश्तकार उसके लिए तैयार होते ज़हनी तौर पे। अब पंजाब में अगर अबंडेंट सप्लाई है और वो नहीं बिक रही, तो उसका असर जो है वो इनपुट पे आएगा चावल की, और कपास के इनपुट नहीं होंगे तो वहाँ पे रकबा कम काश्त होगा। और प्लस दिल बर्दाश्ता होके अगले साल किसान जो है वो गंदम में, अब मैं ये तो नहीं आज कह सकता कि 40% कमी होगी या 20 होगी, लेकिन ये ज़रूर एंटिसिपेट किया जा सकता है कि अगले साल गंदम जो है वहाँ पे कमी होगी। और उसके लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को कि किस तरीके से अपने किसानों को लेके चलना। और बाकी ये सब किसानों का मसला नहीं, ये फूड सिक्योरिटी का मसला है। किसान तो पैदा कर रहा है, और उसके बाद जो अर्बन कंज्यूमर है, मैं और आप जो कि बाजार से आटा लेके खाते हैं, अगर शॉर्टेज आती है तो फिर सिर्फ रूरल प्रोड्यूसर जो है वो इफेक्ट नहीं होता, उसमें अर्बन कंज्यूमर भी इफेक्ट होता है, और पूरा मुल्क जो है वो उससे मुतासर हो रहा होता है। ठीक हो गया सर। अनवर काशिफ साहब, सर आप अब चूंकि हम डिबेट को अपने इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं, बजट के हवाले से एक फिगर है कि जी तकरीबन जो है वो 1300 अरब के बजट जो है वो टैक्सेस, नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। सर इतना पोटेंशियल 13,000 अरब के, तो सर इतना पोटेंशियल मार्केट के अंदर मौजूद है?
बेसिकली नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, मेरे ख्याल में रेवेन्यू कलेक्शन की बात हुई है जो कि 900 अरब था। सर नए टैक्सेस से मेरी मुराद है कि टैक्सेस का हदफ इतना होगा, तो सर ये मुमकिन है? इतना पोटेंशियल है इस मार्केट में मेरे, अगर आप सही तरह इसको चैनलाइज करेंगे। और चैनलाइज जब मैं कह रहा होता हूँ तो जब डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक मसला है, और ये मसला लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। इसलिए कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो इस चक्कर में पैसे नहीं आएंगे। अब मैं आपको इसकी बात करूँ कि पॉइंट ऑफ सेल जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और अगर आप जाएं और मैं जाऊं बाहर और कोई आदमी जो है खाता कैश वो कर रहा है तो इसका मतलब वो जो है वो सेल FBR में नहीं जा रही। इसी तरह हमें लोगों को आगाही देनी पड़ेगी कि आपको रसीद देनी पड़ेगी। और पाकिस्तान इस वक्त जो है जिस मसाइल से गुजर रहा है उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो इतना है, इतना टैक्स कलेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट किस तरह आगे बढ़ती है, क्या काम करती है, क्या, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा फेलियर ये होता है पॉलिसी मेकर जो है ना कुछ ऐसी पॉलिसी बना देते हैं जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं होती। तो हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ भी ह्यूमन इंटरेक्शन लेके आएंगे पाकिस्तान में वो अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान में हम आगे बढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, तो फिर पाकिस्तान का ये जो आपने हदफ बताया ये भी पूरा होगा। पाकिस्तान इससे ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान डिबेट में एक और ब्रेक का वक्त हुआ है। इस कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुशामदीद, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है बजट की, मुल्क की इकानमी की और ख़ास तौर पर टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से। डॉक्टर खालिद साहब, बजट के हवाले से जो है वो खदशात भी हैं कि बड़ा सख्त बजट हो सकता है, महंगाई का तूफ़ान आ सकता है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये बजट मुश्किल होगा, अगला बजट शायद आसान होगा क्योंकि हम IMF के पास चले जाएंगे। बजट में आम आदमी की मुश्किलात बढ़ेंगी, कोई रिलीफ दिया जा सकता है? क्योंकि IMF तो कह रहा है सब्सिडीज़ ख़त्म करें और जो जेन्युइन कीमत है वही लोग उसको अदा करें। देखें, बजट वाकई मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये बजट जो है वो एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा होगा IMF का जो अगला एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है। उसमें जो स्ट्रक्चरल चीज़ें गवर्नमेंट ने करनी है उनमें एक ये जो ब्लैंकेट सब्सिडीज़ हैं इन्हें भी ख़त्म करना है। तो जब भी ब्लैंकेट सब्सिडीज़ ख़त्म होती हैं उसका ऑब्वियसली नुकसान जो है वो कंज्यूमर्स पे आता है और उस तबके पे आता है जो कि पहले ही शायद जो है वो बड़े टैक्स दे रहा है और पिस रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को इसको एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लेके चलना होगा कि अगर आप सब्सिडीज़ ख़त्म कर रहे हैं तो वो ब्लैंकेट सब्सिडीज़ ख़त्म करें, इनएफिशिएंट सब्सिडीज़ ख़त्म करें और उनको टारगेटेड सब्सिडीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करके बिस्प के डाटाबेस के साथ लिंक करके तो टारगेटेड सब्सिडीज़ दें ताकि एक बैलेंसिंग एक्ट रहे। और दूसरा ये कि जो टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है या रेवेन्यू कलेक्शन की बात की जा रही है उसमें बजाय इसके कि टैक्स रेट को बढ़ा के वही जो आपके सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जो पहले ही टैक्स बर्डन में दबे जा रहे हैं उन पे टैक्स बढ़ाने की बजाय गवर्नमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इस पोर्टफोलियो को एक्सटेंड करना चाहिए। टैक्स की जो पॉलिसी है वो प्रो ग्रोथ पॉलिसी होनी चाहिए ताकि टैक्स रेवेन्यू जो है वो उन कामों पे यूटिलाइज हो रहा हो ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ी हो और आपका जो बेस है वो इंक्रीज हो रहा हो। इकोनॉमिक्स में एक फिनोमेना होता है, आप रिलेशनशिप निकालते हैं उसको आप लेफर कर्व कहते हैं। उसका मतलब है कि जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाते हैं आपका रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन वो एक पॉइंट तक होता है। उस पॉइंट के बाद आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है अगर आप टैक्स रेट को बढ़ाते हैं। खालिद साहब, जो हुकूमत का बयानिया इस वक्त है कि हमने चीज़ें सस्ती कर दी हैं, महंगाई कंट्रोल कर ली है, बहुत सी चीज़ों की कीमतें कम करने के दावे किए जा रहे हैं, ये बयानिया तो फिर बजट के बाद ख़त्म हो जाएगा। देखें, ये एक दुनिया में भी क्राइसिस था, एक सुपर साइकिल चल रहा था, वो भी अब ख़त्म होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को शॉर्ट टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म रिलीफ की तरफ नहीं जाना होगा। गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म विजन जहन में रखते हुए कि ये चीज़ प्रसिस्ट करे और कंसिस्टेंट पॉलिसी के साथ जो है वो हम इन्फ्लेशन को दर्जा ब दर्जा कम करते जाएं। लेकिन एकदम से स्टीप शिफ्ट लाना एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत ये कोई वायबल प्रोग्राम नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ग्रेजुअली इनएफिशिएंट सब्सिडीज को डिक्रीज करे और साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ जाया जाए। ठीक हो गया डॉक्टर आबिद सुरैश साहब। सर, इख्तितामी कमेंट आप कर दें ताकि आज की डिबेट को हम इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं। सर, बात इख्तिताम में बजट की होगी और बजट
आपको क्या महसूस होता है कि IMF के दायरे में रहते हुए IMF का ही बजट होगा, अवामी बजट होगा, मुश्किल बजट होगा, आसान बजट होगा, परेशान बजट होगा, मिनी बजट फिर आएंगे, क्या होगा क्या सर? और जिन मुश्किल फैसलों का डॉक्टर आबिद साहब तज़किरा किया जाता है, ये मुश्किल फैसले करने का वक्त आन पहुँचा है? मेरा ख्याल है अब भी नहीं करेंगे तो फिर कभी भी नहीं हो पाएंगे। अब ये करना पड़ेंगे, ये एक प्रायर एक्शंस हैं। बजट जो है ये बुनियादी तौर पे IMF के अगले प्रोग्राम के हसूल के लिए बजट का पास होना असेंबली से ये बहुत ज़रूरी है। आपको पिछले साल का बजट याद होगा कि जो तकरीर पढ़ी गई और जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे उस वक्त IMF के स्टैंड बाई एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए पास होने से पहले वो सारे नंबर चेंज हो गए थे। तो अगर हम अवामी बजट कोट एंड कोट या प्रो रिलीफ बजट लेके आएंगे तो तब भी वो नंबर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उसका पास करवाना जो है उसमें जिन चीज़ों की तरफ इशारा होता रहा है हर प्रोग्राम में, खा वो जो है आपके पब्लिक सेक्टर इदारे उनको प्राइवेटाइज करने की बात हो या नए टैक्सेस जो हैं उनको लगाने की बात हो, टैक्स नेट को एक्सपेंड करने की बात हो, पेंशन्स में रिफॉर्म की बात हो, GST एग्जम्पशन विड्रॉ करने की बात हो, तो ये सारी चीज़ें इस बजट में आ रही होंगी। जो अवाम दोस्त एक उसमें मैयर होगा वो सोशल सेफ्टी नेट्स में इजाफा होगा कि बिस्प के तहत या सूबों के जो अपने सोशल सेफ्टी नेट्स हैं वहाँ पे टारगेटेड सब्सिडीज़ जो हैं वो तो दी जा सकेंगी, लेकिन बाकी बहुत सी चीज़ें जो हैं जिनमें एग्जम्पशन है या जो भी टैक्स नेट में नहीं उनको टैक्स नेट में ले जाया जा रहा होगा। और यही एक इस वक्त IMF के साथ नेगोशिएशन जो है वो हो रही है। अब ये कितना पिंच करेगी और किसको करेगी, ये मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा पिंच करेगी, तो मिडिल क्लास के लिए ये काफ़ी एक टफ बजट होगा। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सलारी साहब, डॉक्टर खालिद साहब और अनवर काशिम मुमताज़ साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फवाद, आज की बजट डिबेट का इख्तिताम करते हैं और नटशल तो यही है कि बजट आए, आवाम के लिए भी आए, लेकिन साथ साथ जो हमारे आज के शरीके गुफ्तगू मेहमान थे उन्होंने जो तज़किरा किया कि हुकूमत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी याशियाँ, ये जो हम कहते हैं जी कि बड़ी हम सादगी की मुहिम चला रहे हैं, हर 2-3 साल बाद हमें सुनने को मिलती है। अगर आवाम को जो आपने वाकई उसका ट्रस्ट वापस लेना है तो कहीं ना कहीं हुकूमत को भी सादगी का मुजाहरा करना। सर ये कोई इतना बड़ा कदम नहीं होगा कि जिससे आप कहें कि बजट या मुल्क चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन लोगों को कम से कम ये जरूर होगा साहब ने 1000 सीसी की गाड़ियों पे लेकर आ गए। सबसे अहम बात यह है कि लोगों को कम से कम ये एतमाद जरूर मिलेगा कि हुक्मरान हमारे लिए भी सोचते हैं और हमारे ही जैसे हैं। बुनियादी तौर पर मलिक साहब, आज की गुफ्तगू के नतीजे में एक बात ये समझ में आई कि टैक्स का मामला हो या दीगर तमाम मईशत से जुड़े मामलात हों, लोगों का एतमाद बहाल करना ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि लोग टैक्स भी देने के लिए तभी तैयार होंगे कि जब उनको ये लगेगा कि हुकूमतें जो हैं वो संजीदा हैं अपने अयाशियों को। अयाशी हम इसलिए कह रहे हैं कोट अनकोट कि अयाशियों से लोग तो अयाशी ही कहते हैं ना जी, लोग कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतने बड़े बड़े दफातर। आप देखना किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखें ना, DC साहब का दफ्तर भी जो है वो 40 कनाल, 100 कनाल, 150 कनाल पे मुश्किल। तो सर टैक्स कल्चर, जब तक इस बात पे मैं और आप भी जो है एग्री करते हैं और हमारे मेहमान भी एग्री थे, आज के प्रोग्राम, आज की डिबेट से जो है इख्तिताम की तरफ जाएंगे, आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन सिर्फ इस बात के साथ कि अगर अमली तौर पर हुकूमत कुछ कर सकती है, तमाम मामला हमें बहुत अच्छे से इल्म है कि IMF के शिकंजे के अंदर रहते हुए आपने तय करने हैं जो मईशत से मुताल्लिक है, आने वाले बजट से मुताल्लिक है। लेकिन जो कुछ हुकूमत कर सकती है वो अपने खर्चों को कम कर सकती है, वजारतों को कम कर सकती है, फौज जफर मौज को कम कर सकती है कि जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द लगाई हुई है एक ब्यूरोक्रेसी की सूरत में और या अपने सपोर्टिंग स्टाफ की सूरत में, और इस तरीके से अपनी सहूलियात और अपने मामलात को बेहतर करते हुए आवाम का एतमाद इस सूरत बहाल कर सकती है कि वो टैक्स देने के लिए, टैक्स नेट में आने के लिए तैयार हो। और जब ये होगा तभी टारगेट सब्सिडी हो, ताकि जो असल हकदार है उस तक जो है रिलीफ पहुंचे। ये ना हो कि सब्सिडी की आड़ में जो है वो बड़े बड़े शाफिया जो है वो ही अपने फ़ायदे उठाते रहें। बिल्कुल। बजट जो आज की डिबेट का, आज पाकिस्तान डिबेट का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया, आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मकसद एक ही है कि ऐसी डिबेट हो, ऐसा डायलाग हो जिसके नतीजे में हमने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।